बच्चों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नवीन भारतीय समाज में व्यवस्था, और आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है भारतीय समाज में विकासोन्मुख सुझाव। ये सुझाव और इनके क्षेत्र हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इनके क्षेत्र में कौन कौन से पॉइंट है, इसके अंतर्गत हमने क्या हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले विकासोन्मुख को पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि इसका अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। तो विकासोन्मुख का अर्थ है, सबसे पहले इसको संधि विच्छेद की भाषा में किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेते हैं। विकासो प्लस उन्मुख, इसको संधि विच्छेद इस तरह करेंगे, और इस प्रकार विकास का अर्थ है उन्नति और उन्मुख का अर्थ है जो ऊपर की ओर मुख उठाए हो या किसी की ओर देख रहा हो। इस प्रकार विकासोन्मुख का अर्थ है जो उन्नति की ओर मुख उठाए देख रहा हो। मतलब भारतीय समाज में विकासोन्मुख मतलब भारतीय समाज में की उन्नति के लिए जो उन्नति की ओर मुख उठाए देख रहा हो। समाज में हमें किस किस क्षेत्र में उन्नति करनी है और किस किस क्षेत्र में हमें और भी रुझान दिखाना है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय समाज में हमने तो बहुत सारे क्षेत्रों में मतलब उन्नति की है और क्या बोलते हैं कुछ व्यवस्था भी बनाई है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे सरकार ने या कानून ने या समाज ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, ताकि इन पॉइंट के आधार पर हम बहुत कुछ सीख सकें और बहुत आगे बढ़ सकें। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं? भारतीय समाज में विकासोन्मुख रुझान के क्षेत्र, मतलब विकासोन्मुख रुझान के क्षेत्र भारतीय समाज ने किन किन क्षेत्रों में अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें किन क्षेत्रों में बहुत सारा रुझान दिखाना है, बहुत उसको उन्नति की ओर ले जाना है। तो पहला पॉइंट है सामाजिक समरसता, दूसरा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता, तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक सहिष्णुता, चौथा पॉइंट है आर्थिक उन्नति की आकांक्षा, पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, छठा पॉइंट है शिक्षा के प्रति आकर्षण। ये हमारे 6 ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, इसके अंदर तक जानेंगे कि हमें इसमें क्या समझना है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं सामाजिक समरसता। आजकल के टाइम पे आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय समाज में सामाजिक समरसता बहुत ज्यादा ही विकसित हो गई है। मतलब समाज के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहा है। तो इसके अंतर्गत समाज में क्या है कि जब हमारा देश में कई जातियां कई धर्म पाए जाते हैं, पर लोगों में इसके प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता है। भारत हमारा धर्म निरपेक्ष हो गया है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि आजकल के टाइम पे क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, हर धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं, एक साथ रूम में मतलब रहते हैं। से कोई बच्चे रूम लेके रहते हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए एक साथ बाहर भी रहते हैं, और एक साथ लोग जो है व्यक्ति जो है आज बसों में, रेलगाड़ियों में, हवाई जहाजों में एक साथ ट्रैवल भी करते हैं बिना किसी छूट को माने या किसी की जबरदस्ती की वजह से नहीं कर, आजकल कुछ नहीं मानते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सामाजिक समरसता। इसके अंतर्गत एक पॉइंट और आ जाता है कि सामाजिक समरसता के अंतर्गत आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि विभिन्न जाति के लोग जो हैं हमारे समाज में, वो अब जब छूत नहीं मानते, भेदभाव नहीं मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अंतर्गत विवाह कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे समाज समरसता को बहुत ही उन्नति मिलती है, इसमें बहुत ही रुझाव देखने को मिलता है कि समाज में समाज समरसता अधिक से अधिक बढ़ रही है। तो हमारा
पहला पॉइंट है। हमारा दूसरा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता है में अब भारतीय समाज में अब धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष हो गया है। इसमें कई प्रकार के समाज पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के समाज पाए जाते हैं और कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे अलग अलग धर्म है तो अलग अलग उनके अनुयायी भी हैं, और अनुयायी के होते हुए भी वे मिलजुल के रहते हैं और सभी धर्म के लोगों के विचार संस्कृति की मतलब सम्मान करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और जब किसी भी धार्मिक फेस्टिवल को मनाने की बात आती है कि कोई भी धार्मिक पर्व है तो वो एक साथ मनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, गले मिलते हैं। तो इस चीज से भी धार्मिक सहिष्णुता का विकास होता है। आज हम सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों आदि पर सहिष्णुता में वृद्धि देख रहे हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यही होता है हमारा धार्मिक सहिष्णुता। अब हमारा पॉइंट है तीसरा, सांस्कृतिक सहिष्णुता। सांस्कृतिक सहिष्णुता वो चीज है जो हमारा देश तो अलग कई प्रकार के धर्म तो नहीं, पर उसके अंतर्गत कई प्रकार की संस्कृतियां भी पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, जिस वजह से हमारा देश बहु संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के अंतर्गत भारत एक विशाल देश, आप जानते हैं भारत एक विशाल देश है। समाज में सभी संस्कृतियां अपने अपने अस्तित्व को बचा तो रही हैं, वो सभी लोग अपनी भी संस्कृति बचा रहे हैं, पर साथ ही साथ दूसरी की जो संस्कृति है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी संस्कृति का उदय हो और दूसरी की संस्कृति का पतन हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता है समाज में रह करके उस पतन हो जाए। समाज में इन संस्कृतियों को परस्पर घोल मेल देने को मिलता है। आजकल समाज में इन संस्कृति का परस्पर घोल मेल देने को मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी की वेशभूषा को पहनता है, उसके खान पान को खाता भी है, उसके राज्य में रहकर घूमता भी है। तो अब कहीं भी कुछ भी भेदभाव नहीं रह गया है। अब हम सांस्कृतिक उत्सवों को संस्कारों में आयोजन प्लस रीति रिवाज आदि में सहभागी बन रहे हैं। क्यों? जब हम एक साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम किसी की भी संस्कृति को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं और उनके सारे जो फंक्शन है रीति रिवाज को मानते हैं और समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक उन्नति की आकांक्षा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि संविधान में सभी को समानता का अधिकार मिला है और आज का युवा वर्ग असमानता के कारण बहुत ही विचलित हो गया है। हर युवा वर्ग चाहता है कि वो धनी हो जाए और देश की उन्नति करे और अपनी भी उन्नति करे। लेकिन इस उन्नति के अंतर्गत दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग है जो हमारा मेहनत ईमानदारी से पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना चाहता है, और दूसरा वर्ग ऐसा पाया जाता है जिसके अंतर्गत जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो युवा वर्ग जो पढ़ाई में तो बिल्कुल भी बेकार है और वो चाहते हैं, वो बिना कुछ मेहनत के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे धनी बनना चाहते हैं, बट वो गलत तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, पर्स चोरी करते हैं, चैन खींचते हैं, जैसे एटीएम से पैसे उड़ा देते हैं, बैंक से ड्रा बना के पैसे निकाल लेते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है, गलत तरीका है। बट आज का युवा वर्ग धनी होना चाहता है। धनी गरीब अमीर का इतना भेदभाव है अभी भी, लेकिन क्या करे व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरीकों को अपना रहा है, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। वही एक और युवा वर्ग जो एक अच्छा युवा वर्ग है जो परिश्रम कर रहा है, और दूसरी ओर जो है वो बिना परिश्रम करे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। तो इस पॉइंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे
अब हमारा आता है 5वां पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। हमारे देश में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास हो रहा है। समाज में कुछ न कुछ वैज्ञानिक लोग नया नया मतलब हमारे सामने ला रहे हैं देश के लिए। तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यहाँ पे जो युवा वर्ग है समाज का, वो भी विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। वो भी चाहता है कि वो नई नई खोजें करे, ठीक है, नए नए क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है, नए नए आविष्कार करना चाहता है। और आजकल के टाइम पे कुछ ना कुछ नया आविष्कार हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि नए नए आविष्कार नहीं हो रहा, लेकिन जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि वो किसी न किसी फील्ड में कुछ अच्छा कर ले। इस कारण भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। बच्चे चाहते हैं कि वो इस अंतरिक्ष में या इस समाज में कुछ ऐसा कर दें जो एकदम से उनके पास एक अच्छा नाम हो और भारत का भी नाम हो। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट है शिक्षा के प्रति आकर्षण। शिक्षा के प्रति आकर्षण में ये है कि आजकल समाज में जो युवा वर्ग के साथ साथ उनके अभिभावक भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छा पढ़ें और पढ़ के कुछ अच्छा बन जाएं। इसके अंतर्गत सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं, कई हद तक साथ दिया है। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए नए नए नियम निकाले हैं, नए नए मतलब आइडियाज निकाले हैं कि वो भी पढ़ सकें, जिससे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा स्कॉलरशिप का माध्यम बनाया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और वही सरकार ने बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की है। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा, पुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र, वेशभूषा, खान पान, आवास आदि सब कुछ निःशुल्क प्राप्त होता है। वो बस जाकर उस विद्यालय के अंतर्गत अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी ओर सरकार ने एक और कार्य किया है। वो जैसे कुछ लोग शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यावसायिक शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास धन की कमी है तो वो इस शिक्षा को भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, जब विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप की या छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त कराई जाती है। तो इस ओर से भी बच्चे अपनी शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारे समाज ने इन 6 पॉइंट के अंतर्गत बहुत ही जोर दिया है, बहुत ही रुझान दिखाया है कि इन पॉइंटों के अंतर्गत और अच्छे कार्य कर सकें और वो इसका विकास और कर सकें। तो बच्चों, आज हमने विकास और उन्मुख का अर्थ और इनके क्षेत्र में रुझान पढ़े हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे, नई बातें समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।